अच्छा, अब देखें ये एक और कंडीशन है कि इसके अंदर जो है आपके पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से, ठीक है ना। अब इसमें स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं है बल्कि पूरा स्फीयर पे चार्ज, यानी स्फीयर जो है अंदर से, जैसे ये है तो पहले हमने कंडीशन ये ली थी कि सिर्फ इसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर कोई नहीं। अब ये सॉलिड है और इसके अंदर जो है अंदर भी चार्ज मौजूद है, ठीक है ना। पहले ये था कि सॉलिड हो या ना हो, लेकिन ये कि उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज थे। और अब जो है ये है कि इसके न सिर्फ सरफेस चार्ज है बल्कि अंदर भी चार्जेस हैं, इंसुलेटिंग स्फीयर है और इसके अंदर तक चार्ज है, और वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो यूनिफॉर्म है, यानी हमने यूनिफॉर्मली इसको चार्ज किया हुआ है। अब देखें, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लें इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट पी पे, यहाँ पे लेट सपोज ये पी है, तो गाउसेस लॉ लगाने के लिए हमें फिर जो है इलेक्ट्रिक, और गाउसेस लॉ मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ क्योंकि जो है गाउसेस लॉ फ्लक्स को बयान करता है जो किसी क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा हो। तो हम जो है उसको से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए अपने जर्नल रिलेशन जो कि आपके पास होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एरिया ए, या ई डॉट ए हम डेल्टा चलो बड़ा बना दो कि आपके पास पूरे सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उससे हम जो है फाई मालूम करते हैं, और उसके बाद जो है यानी फ्लक्स मालूम करते हैं, और फिर इस फ्लक्स को हम रिलेट कर देते हैं गाउसेस लॉ से, जो कि बताता है कि किसी क्लोज सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स 1/ε0 इंटू आपके पास जो है चार्ज इनक्लोज के बराबर होता है। तो अब ख़ास बात यह है कि उसके बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर भी फ्लक्स जो लेना पड़ता है वो एक क्लोज सरफेस से लेना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर हम एक वही स्फीयर बनाएंगे, सब कुछ वही है जो हम पहले कर चुके हैं कई बार, लिहाजा मैं उसको मज़ीद वजाहतों में नहीं पढ़ूंगा। और फिर वही है कि उस पर एक छोटा सा डेल्टा एरिया ए बनाते हुए हम क्या करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे अपने इस फार्मूले से। डेल्टा एरिया ए बनाते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे सरफेस पर। हमने क्या किया, हमने ये किया है कि जिस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी थी उस पॉइंट पी पे हमने एक स्फीयर और बना दिया है, जिसने इस पूरे स्फीयर के इस छोटे से इस पी के अंदर जो रीजन आ रहा है उसको इनक्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया अपने चारों तरफ, और उससे आने वाला जो फ्लक्स है वो वही डेल्टा एरिया ए करके हम इसको इस पूरे सरफेस पे, किस सरफेस पे, जो स्फीयर जिसके ज़रिए हमने इस अंदर वाले स्फीयर को इनक्लोज किया है उसके पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करते हुए मालूम करेंगे, तो वही आएगा। जाहिर है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा एरिया ए पे कांस्टेंट रहेगी, पैरेलल होगी वगैरह वगैरह जो हम पहले कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो फ्लक्स इस पूरे सरफेस से जिसके अंदर हमने इस वॉल्यूम को इनक्लोज किया है जो कि इस पॉइंट पी के अंदर आ रहा है, उस पूरे सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स ई, और इसका सरफेस एरिया जो होगा जो कि ज़ाहिर ये स्फीयर है तो वो 4πr² होगा, ये उसी के बराबर होगा। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, लिहाजा मैंने दोबारा इतनी तफसीलात की ज़रूरत नहीं है। अब आगे मसला ये है कि ख़ास बात ये है कि इस स्फीयर के अंदर जो हमने इस पॉइंट पी पे बनाया है हमने चार्ज कितना इनक्लोज किया है। अगर आपके पास देखें, ये तो हमने जनरल फार्मूले से निकाल लिए फ्लक्स। अब हम जो है आपके पास कूलम्स लॉ से देखते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से, और इस वक्त पॉइंट पी पे क्लोज सरफेस क्या है, ये वो स्फीयर है जो हमने बनाया है। बेसिकली ये बातें हम कर चुके हैं कि स्फीयर आपको ज़रूरी नहीं हो तो बनाना, ये हाइपोथेटिकल है कि आप सिर्फ जो है थ्योरेटिकली इसको बना लें। तो वो फ्लक्स जो है वो बराबर होता है 1/ε0, या ये जो स्फीयर है वो हम कहने का मकसद ये कि फार्मूले निकालते हुए बना लें, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड होगा, ठीक है ना, चार्ज इनक्लोज्ड। ये कहता है गाउसेस लॉ कि अगर जो है किसी क्लोज सरफेस में से बाहर आने वाला फ्लक्स मालूम करना है तो वो इसके बराबर होता है। अब मसला ये है, और वही इस क्लोज सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स हमने अपने इस जनरल फार्मूले से मालूम किया। अब मसला ये है कि ख़ास बात ये कि अगर टोटल चार्जेस इन स्फीयर, इसको मैं जो हूँ इस पूरे स्फीयर में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे अंदर सब जो टोटल चार्जेस हैं उनको अगर मैं कैपिटल क्यू से शो करूं, तो हमने आप देखें इस स्फीयर के अंदर जो कि हमने इस पॉइंट पी पे बनाया है, इस स्फीयर के अंदर जो छोटा सा स्फीयर हमने इनक्लोज किया है उसमें ये टोटल चार्ज क्यू नहीं मौजूद है, क्योंकि इससे बाहर भी स्फीयर का कुछ हिस्सा मौजूद है और उस पर भी चार्जेस मौजूद हैं, वो तो इस सरफेस से बाहर हो गया। तो जो चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज हुए वो टोटल चार्जेस क्यू के बराबर नहीं। तो फिर वो कैसे किसके बराबर हैं, देखें हम जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को
जाहिर है अगर ये इस पूरे स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो चार्ज डेंसिटी भी हर जगह यूनिफॉर्म होगी। और चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं? अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम रॉ से अमूमन शो किया जाता है ज़्यादातर बुक्स में। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? क्योंकि पूरे वॉल्यूम में ये स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज जो मौजूद है उसको क्यू हमने कहा है, तो क्यू डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। अगर इस स्फीयर का रेडियस आप कैपिटल आर लिखें, अब ये कैपिटल आर मैंने लिख दिया, यकीनन नज़र आ रहा होगा। हाँ, ये टोटल स्फीयर है और ये वो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी स्फीयर है जो कि हमने इस पॉइंट पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए बनाया। तो बहरहाल इस स्फीयर का अगर हम रेडियस जो है कैपिटल आर से लिखें तो इसका वॉल्यूम जो आएगा स्फीयर का, वो आएगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, तो ये आएगा। तो टोटल चार्ज को आप चार्ज डेंसिटी मालूम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपके पास किससे डिवाइड करेंगे आप? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया, तो ये होगा। अच्छा, चार्ज इनक्लोज कैसे आएगा? चार्ज इनक्लोज ऐसे आएगा आपके पास, अगर मैं ये छोटा वाला स्फीयर जिसके अंदर मैंने पॉइंट पी पे बनाया है, इस पॉइंट पी पे फील्ड मालूम करने के लिए इसका रेडियस स्मॉल आर से ले लूँ, किसी भी ले सकते हैं, हम स्मॉल आर से ले रहे हैं, सेंटर से लेके इस हाइपोथेटिकल सरफेस तक, यानी इस छोटे से स्फीयर का जिसमें हमने चार्जेस को इंक्लोज किया है, जिस पे पॉइंट पी मौजूद है, उसका रेडियस स्मॉल आर ले लें। तो आपके पास देखिए हम क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी को, अगर चार्ज इनक्लोज मुझे मालूम करना है कि कितने चार्ज इनक्लोज्ड, तो हमने कितने चार्ज इस स्फीयर के अंदर बंद किए हैं वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जो वॉल्यूम इनक्लोज हुआ है, ठीक है ना। मसलन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फर्ज कर लें 50 चार्ज है और इस पूरे स्फीयर का जो है वॉल्यूम जो है वो लेट सपोज 100 मीटर क्यूब है, तो 50 चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर क्यूब, ये आपके पास 5000 चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन ये इस पूरे स्फीयर के हैं, वो इस पॉइंट पी के अंदर जो इंक्लोज में है वो नहीं, इस पॉइंट पी के अंदर इंक्लोज हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज डेंसिटी यानी जो पर यूनिट वॉल्यूम मौजूद है वो, और प्लस इस पॉइंट पी के ऊपर जो हमने स्फीयर बनाया उसके अंदर इस चार्ज स्फीयर का कितना वॉल्यूम क्लोज हुआ है वो वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वो चार्जेस आ जाएंगे जो इस स्फीयर के अंदर जो हमने पॉइंट पी पे बनाया है वो क्लोज हुए हैं, ठीक है, या इनक्लोज हुए हैं। तो अब ये है कि इस छोटे वाले स्फीयर का जो कि हमने इस पॉइंट पी पे बनाया है उसका वॉल्यूम कैसा आएगा? स्फीयर का वॉल्यूम वही होता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, यहाँ रेडियस को हमने स्मॉल आर से लिखा है आर क्यूब, ये चार्ज इनक्लोज है। तो अब आप देखें गाउसेस लॉ में हम फ्लक्स की वैल्यू यूँ मालूम कर सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज का फार्मूला ये है, ठीक है ना, चार्ज इनक्लोज यानी रॉ मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब। रॉ की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ये आपके पास फ्लक्स जो आएगा इस वाले सरफेस से जो पॉइंट पी पे या इस वाले स्फीयर से जो पॉइंट पी पे बना है वो बराबर होगा 1/ε0 और रॉ की वैल्यू ये लिखी है मैंने Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब जो कि इस पूरे स्फीयर का जो चार्ज स्फीयर है उसका रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया। और ये पूरा 4/3 पाई जो है कैंसिल हो गया और ये आपके पास फ्लक्स जो इस सरफेस से बाहर आ रहा है, जो इस स्फीयर से बाहर आ रहा है जिस पे पॉइंट पी मौजूद है और उस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, तो वो आ गया आपके पास 1/ε0 और क्यू वो था। अब क्यू यहाँ पे क्या था? क्यू असल में वो टोटल चार्जेस थे जो हमने इनक्लोज किए थे, ये रहे टोटल चार्ज, इनक्लोज किए नहीं थे बल्कि वो टोटल चार्जेस थे जो कि इस पूरे स्फीयर में मौजूद थे, टोटल चार्जेस इन स्फीयर। जो इनक्लोज किए थे वो तो हमने इस तरह से निकाला था, ठीक है ना, या दूसरे शब्दों में वो इसके बराबर थे 1/ε0 टाइप्स क्यू ओवर आपके पास क्या चीज़ बच रही है, नीचे सिर्फ आर क्यूब बच रहा है, कैपिटल आर क्यूब जो कि इस पूरे चार्ज स्फीयर का रेडियस है, ओवर आर क्यूब, ये आर कौन सा रेडियस है? सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, या दूसरे शब्दों में जिस स्फीयर के अंदर आपने जो है इन चार्जेस को इस पॉइंट पी पे स्फीयर बना के इनक्लोज किया था उस स्फीयर का जो है रेडियस है। तो ये आ गया, गोया कि चार्ज इनक्लोज ये आ रहा है और इनका रेशो क्या बन रहा है? क्यू तो जो है टोटल चार्ज है,
तो इनका रेशो बन रहा है आर क्यूब यानी स्मॉल आर, यानी वो उस पॉइंट पे बना हुआ है स्फीयर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है उसके रेडियस का क्यूब, और टोटल जो है चार्ज स्फीयर जो है उसका रेडियस का क्यूब, ये आ रहा है। अच्छा, अब आप ज़ाहिर है इसको, ये फ्लक्स आ गया इस क्लोज सरफेस से, और ये जो है इसी क्लोज सरफेस यानी स्फीयर से जो पॉइंट पी पे बना हुआ है बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमारा जनरल फार्मूले से आया। तो दोनों फ्लक्स ज़ाहिर है बराबर होंगे, एक ही जैसे सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, दोनों एक ही बराबर की स्फीयर से बाहर निकल रहे हैं, एक ही डिस्टेंस पे हैं। तो आपके पास जो है ये इनको रिलेट कर दें, यानी इस फाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दें E इंटू 4 पाई, ये जो है इससे बाहर चला गया गालिबन, तो आई थिंक सो ये आपके पास तो मैंने ये बता दिया, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन0 टाइम्स ऑफ क्यू स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। इससे नीचे जो कुछ है यानी इसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू मैं इस फाई की जगह रखने जा रहा हूँ, ये मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ ताकि एक ही पेज पे हो जाए। तो इस फाई की जगह ये वैल्यू हम लिख देंगे E इंटू 4 पाई r²। ये 4 पाई r² क्या था, ये सरफेस एरिया ऑफ वो वाला स्फीयर था जो कि हमने पॉइंट पी पे बनाया, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन0 टाइम्स ऑफ क्यू यानी टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर भी चार्ज मौजूद है उसका टोटल चार्ज, डिवाइड इनटू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब जो कि इस पॉइंट पी पे बनने वाले उसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, ओवर कैपिटल आर क्यूब जो कि इस टोटल चार्ज स्फीयर का रेडियस है। ये हो गया। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड खाली मालूम करनी थी, ये टोटल फ्लक्स तो नहीं मालूम करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए को इधर रहने दें, बाकी उसको उधर ले जाएं, तो हो जाएगा 1/एप्सिलॉन0 इंटू क्यू और आर क्यूब और कैपिटल आर क्यूब, और ये 4 पाई r² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो 4 पाई r क्यूब, सॉरी हाँ r² है क्योंकि सरफेस एरिया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक r रह जाएगा, पावर एक रह जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी 1/एप्सिलॉन0, और बल्कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, अगर हम ये 4 पाई को इधर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 हो गया ये, ठीक है ना, 4 पाई को मैं इधर ले आया, और Q इंटू आर ओवर कैपिटल आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। किस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है हमारे पास, उस सूरत में आ रही है जब एक चार्ज स्फीयर पर, और अब स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं है बल्कि वो अंदर से भी चार्ज है, तो एक वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में चार्ज हुए हुए स्फीयर के अंदर अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट P ले रहे हैं, तो उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है 1/4 पाई जो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है, K Q क्या है, Q आपके पास उस पूरे स्फीयर का चार्ज है, इनटू R वो डिस्टेंस है जो स्फीयर के सेंटर से, इस चार्ज स्फीयर के सेंटर से जिस पॉइंट पर इस चार्ज स्फीयर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो वहाँ तक का डिस्टेंस है, ओवर आर क्यूब इस पूरे चार्ज स्फीयर का रेडियस है, ठीक है ना, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसका असल में एक ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, तो मैं फार्मूला जो है इसके ऊपर भी लिख लूँगा, यहाँ पे मैं दूसरे पेज पर इसको अरेंज करता हूँ, और ये ज़रा से देखना पड़ेगा कि इधर ही आएगा ये, ठीक। तो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी इस चार्ज स्फीयर की सूरत में वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और इनटू क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर क्यूब इनसाइड द स्फीयर, या एट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, मैंने ये इनसाइड द स्फीयर लिख दिया। अच्छा, अब देखें एक कंडीशन हम ये बनाते हैं कि यही वाला स्फीयर है जो हमने अभी पीछे बनाया था, सेम स्फीयर है, लेकिन जो है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके पूरे वॉल्यूम में, यानी उसके अंदर भी चार्जेस मौजूद हैं, अब सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चार्ज मौजूद नहीं है जो कि हमारे पीछे वाली कंडीशन है। लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं इस पॉइंट से बाहर, ठीक, इस यानी इस स्फीयर से बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं इसके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे वही वाला तरीक़ाकार है। देखें, अब हम एक यहाँ लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं अब पूरा नहीं लिख रहा जो है आपके पास इंसुलेटिंग स्फीयर वगैरह, बस आउटसाइड
द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चलें लिख दिया, एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ये हम ले रहे हैं, ठीक है ना। और वो पॉइंट अब इस चार्ज स्फीयर से बाहर है, तो वही तरीक़ाकार है, क्योंकि हमें गाउसेस लॉ लगाना है, लिहाजा गाउसेस लॉ के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को लेते हुए इसके इस स्फीयर के चारों तरफ जो है एक और स्फीयर बना लेंगे जिस पे ये पॉइंट आ रहा होगा, यानी इसके सरफेस पे पॉइंट आ रहा होगा। और फिर इस पॉइंट से हम अपने जनरल फार्मूले के लिहाज से क्या करेंगे, इस पूरे ये जो हमने स्फीयर बनाया है जिसमें इस पूरे चार्ज स्फीयर को हमने क्लोज कर दिया है, पूरा इसलिए क्लोज हो गया चार्ज स्फीयर क्योंकि आपके पास अब ये जो पॉइंट है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो इस स्फीयर से बाहर है, तो ज़ाहिर है पूरा स्फीयर इसके अंदर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लोज सरफेस से आने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे, वो वही आएगा जो फ्लक्स आएगा हमारे जनरल फार्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई, और अब इसका डिस्टेंस, इसको हमने स्मॉल आर ही कह दिया, आप अलग रखना अगर चाहते हैं तो आर डैश वगैरह कर दें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, बहरहाल मैंने आर ही कह दिया, तो आर स्क्वायर आ गया। ये आर क्या है, ये उस सरफेस का रेडियस है। अच्छा, ये जो हम स्फीयर बना रहे हैं साइमेट्री के लिए, आसानी के लिए, आपके पास इसका सेंटर भी इस चार्ज स्फीयर के सेंटर में ही है, ठीक है ना। और पीछे भी जो हमारी कंडीशन थी उसमें भी जो हमने इनसाइड द इस चार्ज स्फीयर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी ऐसे पॉइंट पर जो इस चार्ज स्फीयर के अंदर था, तो उसमें भी जो हमने स्फीयर बनाया था उसका सेंटर भी आपके पास वहाँ लिखा हुआ भी था कि आर का डिस्टेंस जो सेंटर से हम ले रहे थे, तो उसका सेंटर भी इस चार्ज स्फीयर के सेंटर के साथ इनको इंसाइड हुआ होता है, यानी उसी पॉइंट पर था जिस पॉइंट पे इस चार्ज स्फीयर का सेंटर था, और इसमें भी यही। अच्छा, अब ये आपके पास फ्लक्स जो आएगा हमारे जनरल फार्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस पूरे का सरफेस एरिया, ठीक है ना, वही इंटीग्रेट करके जो हमने कहा था छोटे छोटे डेल्टा एरिया ए में चेंज करेंगे और वो सारी तफसीलात, तो फार्मूला आखिर में यही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसका रेडियस। अच्छा, और उसके बाद देखिए अगर हम इस पे जो है गाउसेस लॉ गाउसेस लॉ लगाएंगे तो वो बताता है कि इनक्लोज सरफेस से एक तो जनरल फार्मूले से फ्लक्स आया, अब हम गाउसेस लॉ लगाएंगे तो उसके लिहाज से आता है कि इनक्लोज सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स इंटू चार्ज इनक्लोज होगा, चार्ज इनक्लोज्ड। और अब आप देखें कि आपने इस पूरे स्फीयर के सारे चार्जेस को इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर इनक्लोज कर दिया, तो चार्ज इनक्लोज जो पूरा का पूरा क्यू आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाई आ गया इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्यू। अब देखें ये जो फाई है ये भी उसी फ्लक्स को बयान कर रहा है जो कि इस स्फीयर के बाहर एक बड़ा स्फीयर हमने बनाया, क्लोज सरफेस बनाई है, उस पूरे क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स बाहर आ रहा है उसको बयान कर रहा है, और ये आपका फार्मूला भी इस पूरे क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स बाहर आ रहा है उसको बयान कर रहा है, यानी उसी को बता रहा है। गोया कि ये दोनों की वैल्यू जो आपके पास क्या होगी आपस में, इस फार्मूले से जो फ्लक्स आ रहा है वो और इस फार्मूले से जो फ्लक्स आ रहा है दोनों क्या, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यानी सरफेस आप कह लें, तो वो सरफेस एरिया क्योंकि दोनों का बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही जैसी कॉन्फ़िगरेशन में, तो दोनों फ्लक्स जो है बराबर आएंगे। गोया कि हम पहले भी ये करते रहें कि इस फाई की जगह आप इसकी वैल्यू यहाँ से लेके इस फार्मूले से लेके पुट कर दें, वजह वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है और गाउसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लक्स के बारे में, तो ये हमने इस इधर पुट कर दिया, E इंटू 4πr² इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज क्यू। अब चार्ज इनक्लोज जो है पूरे के पूरे, ठीक है ना, पहले पूरे नहीं थे, तो अब आपके पास क्योंकि हम पहले अंदर ले रहे थे तो अंदर एक छोटा सा स्फीयर इनक्लोज होता था, तो उस पर जो है इस पूरे स्फीयर के जितने चार्जेस हैं वो इनक्लोज नहीं होते थे, लेकिन अब जो है पॉइंट इस चार्ज स्फीयर से बाहर है तो उसके सारे चार्ज जो इनक्लोज हो गए। E इक्वल टू ये हो गया 1/, ये हम इसी फॉर्मूले करें 4πr² इधर ले जाते हैं, ε0 Q/4πr², और फर्दर आप इसको जो है अरेंज कर दें तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4π इधर लें 4πε0 इंटू Q/r²। ये वही वाली कंडीशन आ गई जो आपके पास सरफेस चार्जेस की वजह से थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि सरफेस पे जो चार्जेस होंगे अमूमन वो कम भी हो सकते हैं, जबकि पूरे वॉल्यूम में जो चार्जेस होंगे अगर एक जैसे रेडियस का स्फीयर है तो सिर्फ सरफेस पे चार्जेस और उसके मुकाबले में पूरे वॉल्यूम में रिलेटिवली ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे बहरहाल। तो बहरहाल ये वही वाले उसी तरह की कंडीशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज होंगे वो पूरे क्यू के बराबर होंगे, अगर आप उस फार्मूले से निकालना चाहें तब भी क्यू के बराबर ही आएंगे। वो फार्मूला उससे मुराद मेरी वो फार्मूला है जिसमें हमने इसी चार्ज स्फीयर के अंदर एक पॉइंट लिया था और उस पर निकाला था, उसमें हमने देखा ρ निकाली थी चार्ज डेंसिटी कैसे,
टोटल चार्ज डिवाइड बाई इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, तो वो था 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब ये, ठीक है ना ये। और उसके बाद हमने आपके पास जो है जो निकाला था कि चार्ज इनक्लोज जो आएंगे, चार्ज इनक्लोज्ड वो आते हैं हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम आपके पास आता है। तो अब देखिए वॉल्यूम जो चार्ज इनक्लोज किया गया है उसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास ये पूरा का पूरा स्फीयर है, वो वॉल्यूम वो वाला नहीं है। पहले हम जो है अंदर बनाते थे तो जो वॉल्यूम हम इस चार्ज स्फीयर का इनक्लोज करते थे उसका रेडियस स्मॉल आर जितना होता था। अब वो वॉल्यूम जो इस चार्ज स्फीयर का हम इस बड़े वाले स्फीयर में इनक्लोज कर रहे हैं वो इसका पूरा वॉल्यूम, तो पूरा वॉल्यूम जो है वो आपके पास, यानी यहाँ पे लफ्ज़ आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनक्लोज्ड, यूँ लिखना चाहिए, वहाँ भी आप लिख सकते हैं इनक्लोज्ड। तो जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड आएगा वो आपके पास चार्ज इनक्लोज की सूरत में, चले मैं क्यू इनक्लोज लिख देता हूँ इसे, वो बराबर आएगा रॉ, और रॉ की वैल्यू ये Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और जो वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा है इस बड़े स्फीयर के अंदर, जो चार्ज स्फीयर का वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा है, वॉल्यूम इनक्लोज ऑफ चार्ज स्फीयर आप यहाँ पूरा लिख लें अगर लिखना चाहें तो, भी जगह नहीं है मेरे पास। तो इनटू वॉल्यूम जो इनक्लोज हो रहा है वो भी वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का आता है 4/3 पाई और उस स्फीयर का रेडियस, और ये स्फीयर जो चार्ज स्फीयर है इसका पूरा रेडियस आपने इनक्लोज कर दिया, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर क्यू भी आएगा और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो चार्ज इनक्लोज आएंगे वो क्यू यानी टोटल चार्ज के बराबर आएंगे, और वो नज़र भी आ रहा है, हमने पूरा चार्ज इनक्लोज कर दिया, ये आ गया। अच्छा अब देखें ये वाला फार्मूला और ये वाला, इन दोनों के लिए हम ज़रा सा एक ग्राफ को डिस्कस करते हैं। और ये इसमें अब मेरे पास जगह इस पेज पे ख़त्म हो रही है और थोड़ा सा ये भी आउट हो गया था। ये वॉल्यूम जो मैंने लिखा है डेंसिटी, चार्ज इनक्लोज जो निकलेगा वो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इनक्लोज, ये आएगा, ठीक है ना। और फिर जो है चार्ज इनक्लोज क्यू इनक्लोज करके लिख दिया, वो कैसे आएगा, चार्ज डेंसिटी Q/4/3 पाई आर क्यूब, ये चार्ज डेंसिटी का फार्मूला था, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इनक्लोज, तो जो टोटल वॉल्यूम इनक्लोज कर रहे हैं पूरा स्फीयर का वॉल्यूम है, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई और स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर के बराबर आर क्यूब, ये कैंसिल होके जो चार्ज इनक्लोज आएंगे वो क्यू के बराबर आएंगे, तो ये हो गया। अब आगे जो है मैं इन दोनों फार्मूलों को लेते हुए एक ये और एक ये एक ग्राफ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए अगर हम इस कंडीशन में कि जबकि एक हमने जो एक पूरे स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें भी यूनिफॉर्म है। तो एक मिनट ज़रा, तो अब उस सूरत में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मुख्तलिफ पॉइंट पर जो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कि एक पूरा स्फीयर है उसका वॉल्यूम यानी वो अंदर से भी चार्ज हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चार्ज स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस के दरमियान अगर हम जो है एक वो ड्रॉ करें, एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो कुछ यूँ बनता है। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, उसी तरीके से कि हम जो है सेंटर से लेके डिस्टेंस को हमने आर से कह दिया, स्मॉल आर से, सेंटर से लेके जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं उस डिस्टेंस को, जिसको हम स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें उस डिस्टेंस को, ठीक है ना, जिसको हम स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्टेंस पे जो आ रही है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करें, तो ये कुछ यूँ आता है। देखें ये कुछ यूँ आता है कि ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आती है आपके पास, कहाँ तक, आपके पास जब तक आर की वैल्यू जो है, कौन सा आर, ये आर वो है स्मॉल आर, यानी जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट की वैल्यू जो है आपके पास, यानी इस आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए, यहाँ ये कैपिटल आर के बराबर है, तो वहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन पर आती है, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ बातों अभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। और ये कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर जो है इस पूरे जो है जो स्फीयर है उसका जो है रेडियस, तो ये आ रही है। उसके बाद जो है आपके पास ये कुछ यूँ आती है, उसके बाद का मतलब क्या होगा, देखें कैपिटल आर का मतलब ये है कि आपके पास पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्ज कर लें, ये पॉइंट आर, जाहिर है अगर ये स्मॉल आर जितना डिस्टेंस जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो इस वॉल्यूम या इस स्फीयर के अंदर है,
तो इसका रेडियस जो है या दूसरे लफ्ज़ में इसका जो डिस्टेंस है वो इस स्फीयर के चार्ज स्फीयर से के डिस्टेंस से कम होगा, या दूसरे लफ्ज़ में चार्ज स्फीयर के रेडियस से कम होगा। तो आपके पास अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ रही है, ठीक है ना। फिर ज़्यादा होते होते बढ़ता जा रहा है ये, यानी आपने जो है अब इस पॉइंट पे ली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर ली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो है आपके पास क्या हुई, आपका स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो देखें इस वाले पहले के मुकाबले में बढ़ गई। तो आप फर्ज कर लें यहाँ पे आ गई, आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट स्मॉल आर की वैल्यू ली, वो अब इतनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी आ रही है, बढ़ गई, यहाँ पे आ रही है, ये आ गई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक चली गई। कहाँ तक चलेगी कि जो है आपके पास आपने पॉइंट इस स्फीयर के एकदम सरफेस पे ले लिया, तो ये जो आर जितना डिस्टेंस है इसके सेंटर से जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो इस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो गया। रेडियस के बराबर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई और इतनी आई। लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद मज़ीद आप आर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपने आर किया तो ये कैपिटल आर से ज़्यादा है, कैपिटल आर से ज़्यादा वैल्यू होने की नहीं, एक्स एक्सिस पे इस तरफ वैल्यू बढ़ती है ना, तो कैपिटल आर से ज़्यादा है। कैपिटल आर से ज़्यादा होने का मतलब ये कि अब ये पॉइंट इस स्फीयर से बाहर चला गया जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इस चार्ज स्फीयर से बाहर चला गया, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्यों डिक्रीज़ हो रही है, हम दोनों तरीक़ों से बात कर लेते हैं। एक तो पहले जनरल बात कर लेते हैं, वो ये है कि जब तक आप इस स्फीयर के अंदर थे और इसके सेंटर से करीब जो है आप ले रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जाहिर है उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज हो रहे थे, उसके अंदर जो वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा था इस चार्ज स्फीयर का, वो छोटा था, कम था, तो उसमें जो नंबर ऑफ चार्जेस थे उनकी तादाद भी कम थी। रिजल्ट ये आपके पास कि जो है जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैक्सिमम फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो बाहर आ रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, वो भी कम था, क्योंकि चार्ज कम थे तो फ्लक्स भी कम बाहर आएगा। चार्ज इनक्लोज जो हुए थे वो कम थे। जैसे ही हम इससे दूर हट रहे हैं तो इस दूर वाले पॉइंट पर जो आपके पास चार्ज इनक्लोज होंगे किसी क्लोज सरफेस में, उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़ी जगह आप इनक्लोज करें, बड़ा वॉल्यूम इनक्लोज कर रहे हैं, तो उसमें चार्जेस की तादाद भी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, फ्लक्स भी ज़्यादा बाहर आएगा, और जो है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैक्सिमम फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो भी बढ़ जाएगा जब टोटल फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम नेट फ्लक्स कहलाता है। नेट फ्लक्स फ्रॉम यूनिट एरिया वो आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, तो वो बढ़ जाएगी, लिहाजा जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ तक कि रेडियस आर जितना जब आप ले लेंगे डिस्टेंस, तो पूरा का पूरा स्फीयर जो है जो कि चार्ज हुआ था पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इसमें जितने टोटल चार्ज हों सब के सब क्लोज हो जाएंगे, तो फील्ड भी और ज़्यादा बढ़ गई, मैक्सिमम होगी। लेकिन उसके बाद जब आप आर को बढ़ाएंगे तो आप देखें जो चार्जेस इनक्लोज हो रहे हैं वो तो उतने ही रहे, यानी इस स्फीयर में जो चार्ज थे उसको हमने क्यू कहा था, वो टोटल वही क्यू जितने चार्ज हैं, यानी आपके पास मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज हो गए, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। पहले डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो चार्ज इनक्लोज हो रहे थे वो भी बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये इस वॉल्यूम से बाहर चला जाएगा पॉइंट, तो जो चार्ज इनक्लोज हो रहे हैं तो वो तो इस पूरे वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज थे वो तो इस रेडियस पे जब आप आ गए थे तो सारे इनक्लोज हो गए थे। उससे जैसे डिस्टेंस आपने बढ़ाया तो अब चार्ज क्यू तो उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है ना। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करनी शुरू हुई। और ये कर्व में क्यों डिक्रीज हो रही है इसको भी हम देख लेते हैं। देखें, हमारा फार्मूला जो आया था, जब हम जो है इस रेडियस को यूँ कह लें, इस स्मॉल आर को, उस डिस्टेंस को इस वॉल्यूम के जो आपने इस स्फीयर के ये स्फीयर जो कि आपने चार्ज किया हुआ था, चार्ज स्फीयर, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस ले रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप स्मॉल आर से ले रहे हैं, यानी ये जो है आपके पास एक चार्ज स्फीयर है, इसके सेंटर से इस पॉइंट पे आप ले रहे हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है अगर आप स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, तो आपके पास ये स्मॉल आर अगर छोटा था कैपिटल आर से, कैपिटल आर क्या है, इस पूरे चार्ज स्फीयर का रेडियस है, चार्ज स्फीयर। तो अगर छोटा था तो उस सूरत में आपके पास जो फार्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैं इधर लिख देता हूँ, आर लेस देन कैपिटल आर। और ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे कंडीशन यही है कि जहाँ यहाँ पे आर जो है लेस देन कैपिटल आर है। आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब क्या है कि आपके पास आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर ले रहे थे, इनसाइड द चार्ज स्फीयर ले रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो है इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे इनसाइड द चार्ज स्फीयर, उस पॉइंट तक पर जो आप स्फीयर बना रहे थे, हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल सरफेस जो आप बना रहे थे या कैलकुलेशन के लिए एक सरफेस
बना रहे थे, स्फीयर बना रहे थे, उसका रेडियस इस पूरे चार्ज स्फीयर के रेडियस से कम है। तो उस सूरत में जो फार्मूला आया था वो मैंने पीछे लिखा था, मैं यहाँ रिकॉर्ड में मसला है, पीछे पेज पलटूंगा तो वो जो है, तो मैंने लिखा हुआ था, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, आप पीछे इसको वीडियो को करके देख सकेंगे। E इक्वल टू आया था आपके पास 1/4πε0 और इंटू क्यू जो टोटल चार्जेस हैं इस पर, इंटू R/R³। अब आप ज़रा इस पर गौर करें, दो मसले हैं देखें। पहले तो बात ये पूरा जो है कांस्टेंट है, 1/4πε0 भी कांस्टेंट होता है, ये k की वैल्यू है। Q जो है आपके पास ये क्या है, ये टोटल चार्ज इनक्लोज है, तो ये भी जो है स्फीयर को एक बार आपने जो चार्ज कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो उसके में जो टोटल चार्ज है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। R³ स्फीयर का रेडियस है, वो चार्ज स्फीयर का रेडियस है, वो भी कांस्टेंट है, वो भी स्फीयर बड़ा या छोटा नहीं हो रहा बार बार। तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। यानी अगर मैं E के बाद लिखूं तो ये पूरी चीज़ को मैं एक कांस्टेंट के तौर पे लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखूं तो K, चलें K से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को लिखते हैं, तो मैंने CONST करके कांस्टेंट लिख दिया, इनटू R है ये खाली, ठीक है ना। यानी कब, जबकि आपके पास स्फीयर के अंदर ही आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और जो है सेंटर से लेके उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक के पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपके पास इस स्फीयर के रेडियस से कम कम, उस सूरत में ये कंडीशन बन रही है। और इस कंडीशन में दो बातें हो रही हैं। एक बात तो आपको साफ साफ नज़र आ रही है, देखें यार मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे जैसे आप R को बढ़ाएंगे, यानी जब आप स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो जैसे जैसे इस स्मॉल r को आप यानी सेंटर से इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इस स्फीयर के अंदर अंदर उस पॉइंट के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो आप देखें उस पॉइंट का डिस्टेंस आप स्मॉल r कह रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ेगा कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ये बढ़ रही इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप x एक्सिस पे r का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ती जा रही है। ख़ास बात एक और नज़र आ रही है आपको कि स्ट्रेट लाइन पे क्यों, आप जानते हैं इस किस्म के रिलेशन में जब किसी भी चीज़ का, यानी ये आप यूँ भी लिख सकते हैं, E कांस्टेंट बताते हैं तो आप यूँ प्रोपोर्शनलिटी शो करते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जिस चीज़ के प्रोपोर्शनल आ रहा है कांस्टेंट नंबर के अलावा, वो चीज़ जो कि चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, अगर वो उसकी पावर 1 है तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन का वो है ना, इक्वेशन है, y इक्वल टू वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो होगा m इंटू एक्स, m फॉर स्लोप है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। देखें ये स्लोप है, बेसिकली ये कांस्टेंट है एक, मल्टीप्लाइड बाई जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर अगर 1 है, लीनियर है, तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। ये इसलिए ये लीनियर रिलेशन बन रहा है उस वक्त तक जब तक कि आपके पास ये पॉइंट इसके अंदर है, इस स्फीयर के अंदर है। और जैसे ये पॉइंट आपके पास इस स्फीयर से बाहर जाता है तो फार्मूला जो बनता था, फार्मूला अब हमने अगला निकाला था, यहाँ जगह है हमारे पास, वो था कि R यानी ये वाला, अब ये डिस्टेंस यानी पॉइंट यहाँ पे अगर है तो ये सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस इस चार्ज स्फीयर के रेडियस से बढ़ गया, तो R ग्रेटर देन कैपिटल R अगर ये है तो फार्मूला आया था E इक्वल टू, ठीक है जगह है, तो E इक्वल टू ये आपके पास आया था 1/4πε0 Q और ओवर R, देखें मैं इसको Q ओवर R² आया था, ये मैं इसको बल्कि पलट के दिखा देता हूँ, फार्मूले दोनों फार्मूले दिखा देता हूँ। ये हमने लिखा हुआ था, पहला फार्मूला ये था जबकि आपके पास स्फीयर के अंदर अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे, चार्ज स्फीयर के अंदर अंदर, तो 1/4πε0 Q R ओवर R³ था। आखिर में ये वही आया था जब आप इस चार्ज स्फीयर से पॉइंट बाहर ले रहे थे, यानी ये स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा हो गया था, तो 1/4πε0 Q ओवर स्मॉल r का स्क्वायर आ रहा, ये आ गया Q ओवर, मैं इसको ज़रा से सेट कर लेता हूँ, हाँ जी, Q ओवर स्मॉल r का स्क्वायर, ये मैंने उस सूरत में लिख दिया जब r जो है डिस्टेंस जो इस स्फीयर से बाहर है, ठीक है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। तो ये 1/4πε0 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ही होता है। Q जो टोटल चार्जेस ऑफ दिस स्फीयर हैं वो भी एक ही बराबर है, जब आपने एक बार स्फीयर को चार्ज कर दिया तो ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, तो ये आप E इक्वल टू आ जाएगा, आप कह लें कांस्टेंट इंटू 1/r²। तो पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि R के, जब R की वैल्यू उस पॉइंट की तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं,
इस स्फीयर के रेडियस से बड़ा हो गया, यानी आपका पॉइंट जो स्फीयर से बाहर चला गया, तो उस सूरत में आपके पास जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आर, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ करेगी, और ये आर में भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रिलेशन से डिक्रीज़ करेगी। इसलिए जो है ये आपके पास जैसे जैसे अब कैपिटल आर से आर की वैल्यू बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ कर रही है आर स्क्वायर रिलेशन से, ठीक है। डिक्रीज़ क्यों कर रही है? क्योंकि डिवाइड में आ रहा है। तो ये जो है इसकी जो है मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन में एक ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें एक स्फीयर को आपने जो है टोटल चार्ज किया, यानी उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं है बल्कि उसके अंदर भी चार्ज मौजूद है, उसके पूरे वॉल्यूम को यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो उस सूरत में इसके इनसाइड और आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये सारी इस तरह से आ रही, ठीक है ना। तो इसमें मुझे अभी जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने का ख्याल आ रहा था, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में वो बात नहीं आ रही। चलें आगे किसी वक्त आई तो मैं जो हूँ उसमें वो बात बयान कर दूंगा इसी के हवाले से। तो इस वक्त मैं क्या एक और बात बताना चाह रहा था, बहरहाल चलें। अब इसमें यह है कि फ़िलहाल आपके पास से एक इसमें टेस्टिंग गाउसेस लॉ एक्सपेरिमेंटली, ये एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक क्या है कि असल में गाउसेस लॉ, हाँ, एक बात जो एक इम्पॉर्टेंट बात अभी वो जो याद आई और एक और याद नहीं आ रही, वो ये है कि देखें अब यहाँ पे आपके पास इस वॉल्यूम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। वजह क्या है? क्योंकि अंदर भी जो है चार्ज मौजूद है, अब सिर्फ सरफेस पे चार्ज मौजूद नहीं है। तो अब इसमें पूरा वॉल्यूम चार्ज होगा तो इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। खैर, तो टेस्टिंग गाउसेस लॉ एक्सपेरिमेंटली, गाउसेस लॉ क्या कहता था कि अगर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो आउटवर्ड फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा, आउटवर्ड हो या इनवर्ट हो नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा उस सरफेस से। तो इसको जो है एक्सपेरिमेंटली किस तरह से आजमाया जा सकता है, ये आपके पास बुक में दिया हुआ है, आपके रेसनिक की बुक में भी दिया हुआ है, और जो मैंने आपके जो है उसमें यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स वाली बुक बताई थी उसमें भी दिया हुआ है, चैप्टर के बिल्कुल आखिर के सफ़ों में दिया हुआ है ये। तो ज़रा सा इसको आप ख़ुद से पढ़ लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटली इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई सरफेस चार्ज हुई हुई हो और उस सरफेस के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो वह ज़ीरो आती है, एक्सपेरिमेंटली भी ज़ीरो आती है, वो दिया हुआ है। ज़रा इसमें उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और भी मुख्तलिफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेरिमेंटली आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़